हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों और दोस्तों। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 और केवीएस पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने अभी पिछली क्लास में जो हमारी पहली यूनिट है व्यवसाय का परिचय, इसके 100 एमसीक्यू हमने देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि उन 100 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब दूंगा। आज हम उसी कड़ी में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड यूनिट है, वो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इससे रिलेटेड आज हम 100 एमसीक्यूज लेकर के आए हैं और हम उसकी तैयारी करेंगे। हमने ये कमिटमेंट किया है कि हर एक यूनिट के 100 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि चौहान एकेडमी खंडवा का एक ऐप भी है। प्ले स्टोर पर आप इसी जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिलेगा। उसके ऊपर ये सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 केवीएस पीजीटी कॉमर्स बिजनेस स्टडी, जो उसमें हमारे जो आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो सेकंड यूनिट है हमारा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, हर एक टॉपिक के 100 एमसीक्यू। मतलब हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि परीक्षा में एग्जाम जब आपका होगा पात्रता वाला, उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। ठीक है, स्टार्ट करें। वेलकम है आप सभी का। देखिए, ये 11th क्लास बिजनेस स्टडी के लिए भी है, केवीएस पीजीटी कॉमर्स और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा, क्योंकि इन सभी का सिलेबस एक जैसा है, सेम है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखिए, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। अब व्यावसायिक संगठन के स्वरूप मतलब व्यवसाय करने के अलग अलग तरीके। तो कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे सामने, हमने आसपास हमारे चारों तरफ देखा होगा कि व्यवसाय करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई सिंगल एक ही व्यक्ति होता है जो सारा व्यवसाय करता है। कुछ कम से कम दूसरा जो तरीका होता है, 2 लोग मिल करके और अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके व्यापार करते हैं। 50 से अधिक जब स्वरूप जब बड़ा हो जाता है तो फिर एक कंपनी रूप ले लेती है। इस प्रकार से व्यवसाय करने के अलग अलग फॉर्म हमें दिखाई देते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हम सभी ने पढ़े हैं और उसकी हमें तैयारी करना है। देखिए, पहला है व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप है, मतलब व्यावसायिक स्वामित्व। तो व्यावसायिक स्वामित्व का प्रारूप क्या है? तो एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, सहकारी संगठन या उपरोक्त सभी। अब यह स्वामित्व वाली बात आ गई है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये एकाकी व्यापार से रिलेटेड, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी कौन होता है? एकाकी व्यापारी होता है इस फॉर्म में, जो यहाँ पर आंसर दिए गए उसमें। तो इसलिए हमारे जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार, एकल स्वामित्व होता है। ठीक है, दूसरा है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से क्या आशय है? व्यावसायिक, अभी मैंने बताया था कि व्यावसायिक संगठन का स्वरूप या व्यावसायिक संगठन का प्रारूप, इससे क्या मतलब होता है? तो उसके प्रकार से होता है, स्वामित्व का प्रकार से होता है, प्रबंध का प्रकार से होता है, या उपयुक्त कोई नहीं। अब यहाँ पर व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से मतलब होता है, जैसे पहले में आप लोगों को लगा होगा कि व्यावसायिक स्वामित्व से क्या मतलब है। मतलब प्रारूप का मतलब है स्वामित्व, क्योंकि उस स्वामित्व के आधार पर ही हम इसके स्वरूप को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे एकाकी व्यापार, तो एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति उसका स्वामी होता है। साझेदारी, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग उसमें शामिल होते हैं। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसके मालिक होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर ही हम उसके स्वरूप को डिसाइड करते हैं, और इसीलिए व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से मतलब होता है स्वामित्व का प्रकार, कि उसमें स्वामी किस प्रकार के हैं। एक है
2 है, 50 है, 200 है, कितने हैं, उस आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है। तो स्वामित्व का प्रकार, ठीक है, दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के चयन का आधार क्या होता है? भाई किसी भी स्वरूप को हमें चुनना होगा, एकाकी व्यापार को चुनना है, साझेदारी को चुनना है, या फिर कंपनी का निर्माण करना है, या सहकारी समिति बनाना है, या फिर हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय करना है, तो कौन सा स्वरूप हम चुने? तो उसका चुनने का आधार क्या है, चयन का आधार क्या होगा? उसका आकार, कि छोटे आकार का हो कि बड़ा आकार हो, उसका प्रकार किस टाइप का हो, वांछित पूंजी कितनी पूंजी होगी। तो ये सारी बातें किसी भी व्यवसाय का चुनने में इन सारी बातों की आवश्यकता होती है। उसके आकार प्रकार का ध्यान रखा जाता है, वांछित पूंजी, उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? तो यदि व्यापार करने का सबसे पुराना स्वरूप यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो एक ही व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया होगा, उसके बाद 2 लोग शामिल हुए होंगे, उसके बाद 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए होंगे, और इसीलिए हम प्राचीनतम स्वरूप किसको बोलेंगे, एकाकी व्यापार को, कि सबसे पहले एक व्यक्ति ने ही व्यापार को शुरू किया है। तो सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है, एकाकी व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 5, एकल स्वामित्व का दायित्व कैसा होता है? भाई एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति का दायित्व कैसा होगा, उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। भाई मान लो एक किराना व्यापारी, किराना दुकान है, और किराना दुकान का मालिक एक ही होगा, तो वो जितनी भी उधारी करेगा या जितना भी प्रॉफिट कमाएगा वो सारा उसका, उधारी करेगा तो उधारी की भी जिम्मेदारी भी उसी की, मतलब ये अनलिमिटेड हो गया, उसकी कोई सीमा ही नहीं हो गई। तो एकल स्वामित्व का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब यहाँ असीमित दायित्व का मतलब भी होता है, साझेदारी में भी यही चीज आएगी कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब ये होता है कि आपका जो दायित्व बनता है व्यापार के संबंध में, उस दायित्व का भुगतान करने के लिए आप व्यापार की संपत्तियों को तो बेचकर भुगतान करेंगे। यदि व्यापार की संपत्तियों को बेचने के बाद भी आप दायित्व का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपकी व्यक्तिगत संपत्ति बेच करके भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये होता है असीमित दायित्व, ठीक है। तो 5 का जो आंसर आ गया असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकाकी व्यापारी की निम्नलिखित विशेषता है। जो एकल स्वामित्व वाला जो व्यापार होता है उसकी क्या विशेषताएं? तो बहुत सारे विशेषताएं हैं। एकाकी व्यापार को प्रारंभ करना आसान होता है, उसका संचालन करना आसान होता है, उसमें लाभ एक ही व्यक्ति को मिलता है ना, गोपनीयता बनी रहती, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब यहाँ लाभ पर एकाधिकार, ये तो उसकी विशेषता है, मतलब लाभ पर एकाधिकार पहली विशेषता आ गई। सीमित दायित्व, ये गलत है क्योंकि एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित होता है। असीमित पूंजी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास कितनी पूंजी होगी, उसकी सीमा होगी ना पूंजी की, तो ये गलत हो गया। असीमित कार्य क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र सीमित होगा, तो एक व्यक्ति कितना दौड़ेगा, इसलिए ये तीनों गलत है और सही क्या आ गया, ये आंसर आ गया। एकाकी व्यापार की विशेषता क्या है, लाभ पर एकाधिकार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना है। भाई आज के समय में जितने भी प्रकार के जो व्यापार होते हैं तो हर एक व्यापार का पंजीयन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स में सरकारी कोई भी कानून के पालन करने में आसानी होती है। तो क्या एकाकी व्यापारी का भी पंजीयन कराना होता है? तो ऐच्छिक है उसकी, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो करवा भी सकता है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, हम ये यहाँ पर ये बोलेंगे। फिर है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अब व्यापार करने का दूसरा स्वरूप आ गया संयुक्त हिंदू परिवार। अब ये संयुक्त हिंदू परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली जो होती है वो मिल करके कोई सा बिजनेस करती है, तो उनके द्वारा ज्वाइंट जो हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उसमें एक मुखिया होता है और उस मुखिया को कर्ता कहा जाता है और सारे निर्णय उस कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसीलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? कर्ता के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि ये उसका मुख्य व्यक्ति होता है। एक प्रकार से पूरा जो व्यवसाय है उसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 9,
सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले असीमित का अर्थ समझा था। तो जिस प्रकार एकल स्वामित्व में एकाकी व्यापार का दायित्व असीमित होता है, उसी प्रकार से जो साझेदारी व्यवसाय होता है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके एक व्यवसाय करते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है असीमित होता है, और इसीलिए सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। असीमित का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहकारी समितियों की सदस्यता होती है। एक और हमारे सामने आ गया। अभी हमने एकाकी व्यापार भी देखा, साझेदारी भी देखी, हिंदू अविभाजित परिवार भी देखा। ये चौथा फॉर्म और हमारे सामने आ रहा है, कौन सा, सहकारी समिति। ये भी व्यवसाय करने का एक तरीका है। तो सहकारी समितियों में सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती सदस्यता, मतलब कि सहकारी समितियों में जो सदस्य बनाए जाते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, कि उनको अनिवार्य रूप से जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है, या आवश्यक होता है या अनावश्यक होता है, किस प्रकार की सदस्यता होती है। तो ये ऐच्छिक होती है, उसकी सदस्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। उसे सदस्य बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो बाहर हो जाएगा। तो ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए आंसर आएगा ए, ऐच्छिक। सहकारी समितियों में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो सहकारी समितियों में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 10। न्यूनतम कितनी होती है, 10 सदस्य संख्या होती है। फिर आगे है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखिए कंपनी, अगला एक फॉर्म आ गया व्यवसाय करने का, एक अगला स्वरूप हमारे सामने आ गया, कौन सा, कंपनी। अब होता क्या है, जैसे यदि हम यहाँ से शुरू करें, इसको थोड़ा सा समझ ले, तो पहला फॉर्म हमारे सामने कौन सा आता है, एकाकी व्यापारी। तो एकाकी व्यापार या एकल व्यापार, तो इसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही सब कुछ उसका मैनेजमेंट करता है, पूंजी भी लगाता है, वही लाभ भी लेता है, वही हानि भी उठाता है। अब एक व्यक्ति को जब अपनी जो शक्ति कम पड़ती है तो वो जो अपना एक पार्टनर ढूंढता है, तो एक के बाद एक मालिक के बजाय जब 2 मालिक बन जाते हैं तो वो साझेदारी हो जाती है। तो साझेदारी में एक के बाद मतलब कम से कम कितने सदस्य हो गए, 2। अब 2 से अधिक अधिक कितने हो सकते हैं, कितने सदस्य साझेदारी में हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक हम बोलेंगे 50। मतलब साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। 50 से अधिक जहाँ साझेदार हो गए तो साझेदारी का स्वरूप बदल जाएगा, मतलब व्यवसाय करने का स्वरूप बदल जाएगा। और वो कौन सा व्यवसाय हो जाएगा, आगे इसके बाद में बड़ा स्वरूप कौन सा आ जाता है, कंपनी। अब कंपनी में कंपनियां अलग अलग प्रकार की होती है। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखें कि एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट मतलब निजी कंपनी और पब्लिक मतलब सार्वजनिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में जो सदस्यों की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 2 होती है। एक निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, 2। और अधिक से अधिक कितने होंगे, तो अधिक से अधिक होंगे 200। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 7। पब्लिक मतलब सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 7। और अधिक से अधिक उसकी कोई सीमा नहीं है, जितने अंश होंगे या जितने अंशधारी होंगे उतने उसके सदस्य होंगे, जितने अंशधारी होंगे उतने सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 ही पॉइंट में आपको बहुत सारे आंसर आगे जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, ये प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या कितनी है, 200। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निजी कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है। भाई आप लोगों ने कंपनी के निर्माण से संबंधित बातों को पढ़ा होगा कि कंपनी का निर्माण प्रवर्तकों के द्वारा किया जाता है, वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एक प्रोसेस है उसकी, उस प्रोसेस के तहत उनके द्वारा उसके निर्माण की प्रक्रिया को किया जाता है प्रवर्तकों के द्वारा। अब कंपनी के निर्माण के संबंध में जितने भी प्रपत्र है वह कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ये सारे प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। रजिस्ट्रार उनकी जांच करता है, जांच करने के बाद वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, मतलब समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है।
अब अभी जो मैंने बताया था, दो प्रकार की कंपनियां होती है, एक प्राइवेट होती है, दूसरी पब्लिक होती है। तो जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, मतलब जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एक निजी कंपनी जो होती है वो अपना व्यवसाय तुरंत व्यापार शुरू कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको प्रविवरण जारी करना पड़ता है। प्रविवरण जारी करने के बाद न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना पड़ता है और उसके बाद व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से लेना होता है। उसके बाद ही वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में व्यापार शुरू करने में ये अंतर होता है। अब यहाँ पर हमारे से प्रश्न पूछा है कि निजी कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है कब? तो समामेलन के तुरंत बाद। मतलब अभी हमने बताया कि निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के तुरंत बाद वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है। इसलिए हमारा जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 अगला है, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? तो कम से कम उसमें 2 संचालक होना चाहिए। ठीक है। फिर है, आगे है, जिस व्यावसायिक ढांचे में स्वामित्व और प्रबंध पृथक पृथक होते हैं वो क्या होता है? कंपनी होती है। मालिक अलग, स्वामी जैसे अंशधारी अलग, और उसका जो संचालन मैनेजमेंट अलग होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, कंपनी। फिर है, सहकारी समितियों में जिस सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है वह क्या है? इस सहकारी समितियां जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए सहकारी समितियों का निर्माण किया जाता है। मतलब उनका एक ही उद्देश्य अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाना। जो उत्पादक होता है उसके बीच में जो मध्यस्थ होते हैं, और फिर होता है उपभोक्ता। जैसे होता क्या है, इसको यदि हम देखें तो उत्पादक मतलब निर्माता जो कि वस्तुओं को बनाता है। अब उत्पादक से जो वस्तुएं इसके पास आती है, थोक विक्रेता के पास आती है। थोक विक्रेता से जो वस्तुएं हैं फुटकर विक्रेता के पास में आती है, और फुटकर विक्रेता के पास बाद वो जो वस्तु है वो कहाँ पहुंचती है? उपभोक्ता के पास पहुंचती है। अब ये उत्पादक हो गया और ये हो गया उपभोक्ता। वस्तु बनाने वाला ये, वस्तु को खाने वाला ये। अब बीच के ये जो मध्यस्थ हैं, ये कौन लोग हैं? ये मध्यस्थ हैं। ये मध्यस्थ क्या करते हैं? ये वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं। अब जो कमजोर वर्ग है उसको बड़ी हुई कीमत कम वस्तु मिलती है। तो जो सहकारी समितियां हैं, वो सहकारी समितियों ने क्या किया? इन सहकारी समितियों ने इनको क्रॉस कर दिया, और वो सहकारी समितियां सीधे उत्पादक से ही माल खरीदती है और अपने सदस्यों को ये माल उपलब्ध कराती है, और इससे माल उनको सस्ता मिल जाता है। तो इसका ये फायदा है कि मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया यहाँ से, और जो सहकारी समितियां सीधे उत्पादक से माल खरीदकर अपने सदस्यों को, उपभोक्ताओं को ये उपलब्ध कराती है। तो इसलिए सहकारी समितियों में जिस सिद्धांत का पालन होता है, अब सहकारी समितियों में सदस्य जो बनता है वो इच्छुक बनता है। अब यहाँ पर समिति का जो मैनेजमेंट करने के लिए समिति में लोकतांत्रिक तरीके से उसका गठन किया जाता है। अब उसमें वोटिंग होती है, ठीक है, उसका अध्यक्ष बनने के लिए, उपाध्यक्ष बनने के लिए, और उसकी कमेटी जो गठित की जाती है, कार्यकारिणी जो कमेटी गठित की जाती है, तो उसमें एक सिद्धांत का पालन किया जाता है भाई। क्योंकि उसमें जो इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, एक अंश एक वोट। भाई जो उसके शेयर्स जितने लोगों ने खरीदे हैं, तो किसी व्यक्ति के पास ज्यादा शेयर होंगे तो क्या जितने शेयर होंगे उतने वोट देगा वो, या फिर एक व्यक्ति एक वोट? जितने सदस्य होंगे तो हर एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, वोट नहीं या अनेक वोट दे सकता है। तो यहाँ पर सहकारी समितियों में कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत का पालन किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है, फिर चाहे उसके पास कितने भी अंश हो। फिर है, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50। फिर है, कंपनी की पूंजी विभक्त होती है। हम सभी को मालूम है, एकाकी व्यापार में तो वो एक ही व्यक्ति पूंजी लेकर आता है, साझेदारी में साझेदार लेकर आते हैं। लेकिन जो कंपनी स्वरूप में पूंजी कहाँ से आती है? तो जनता से इकट्ठी की जाती है। और किस फॉर्म में इकट्ठी की जाती है? तो
अंशों का निर्गमन किया जाता है और उन अंशों को लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। तो कंपनी की पूंजी अंशों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रहती है। फिर है भारतीय कंपनी अधिनियम लागू हुआ, तो हमारे देश में कंपनियों पर अनुशासन स्थापित करने के लिए, कंपनियों के मामलों को निपटान करने के लिए एक अधिनियम बना है, कानून बना हुआ है। और वो कानून कौन सा है? कंपनी अधिनियम 1956। इस बाद में इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, 2013 है, 2016 है, इनमें संशोधन हो चुका है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1956 में। फिर है साझेदारी का प्रकार नहीं है। अब साझेदारी तो कई प्रकार की होती है ना। साझेदारी जो व्यापार होता है तो उसके अलग अलग प्रकार हैं, उनकी जो आवश्यकताओं के आधार पर साझेदारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब यहाँ पूछा है कि साझेदारी का प्रकार नहीं है भाई, ऐच्छिक साझेदारी होती है। साझेदार जो ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है कि कोई भी साझेदार अपनी इच्छा के आधार पर वो फर्म का समापन कर सकते हैं। एक सूचना देकर के फर्म का समापन सभी साझेदार मिल करके जब भी इच्छा होगी फर्म का समापन कर सकते हैं। ये साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। फिर होती है विशेष साझेदारी। किसी विशेष कार्य के लिए जब किसी साझेदारी की शुरुआत की जाती है तो वो विशेष साझेदारी हो गई। सामान्य साझेदारी मतलब उनको सामान्य रूप से कोई सा भी व्यापार करना होगा तो जो साझेदारी का गठन होता है वो सामान्य साझेदारी हो गई। तो साझेदारी का प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा प्रकार नहीं है? सक्रिय साझेदारी नहीं होती। कोई भी साझेदारी सक्रिय मतलब इस प्रकार की कोई साझेदारी नहीं होती। तो हमारा आंसर आ गया बी। फिर है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या विशेषता है? भाई जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसमें एक ज्वाइंट फैमिली होती है, जिसमें दादा, उनके लड़के, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, ये सब मिलकर एक ज्वाइंट फैमिली होती है। इनके द्वारा जो व्यवसाय होता है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होता है। अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जितने भी लोग हैं उस परिवार के सदस्य, वो सभी उस व्यवसाय के सदस्य माने जाते हैं। कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो उसका सदस्य बन जाता है। और इसीलिए इसकी जो विशेषता, इसमें एक कर्ता होता है जिसका दायित्व असीमित होता है और सदस्य होते हैं, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जितना उसका हिस्सा उतना उसका दायित्व होता है। तो यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार की क्या विशेषता है? तो जन्म से सदस्यता बिल्कुल उसको मिल जाती है। कर्ता का सीमित दायित्व गलत है। कर्ता का दायित्व कैसा होता है? असीमित। कर्ता मतलब मुखिया, जो कि व्यापार का संचालन करता है। व्यवसाय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसके पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू कानून के अतिरिक्त अन्य अधिनियम लागू होते नहीं। संयुक्त हिंदू परिवार पर हिंदू कानून अधिनियम लागू होता है और इस दूसरा कानून इस पर लागू नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया, जन्म से सदस्यता। फिर है साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं, 50 सदस्य होते हैं। तो कम से कम कितने साझेदार? 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, वैध सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वैध सामान्य साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। ठीक है, तो कितनी होगी? 50 अधिकतम सदस्य संख्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक उनके अंशों के आधार पर। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। हमारा आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के प्रकार। इस संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं क्या? तो हाँ, संयुक्त हिंदू परिवार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक मिताक्षरा और दूसरा होता है दाय भाग। ये पद्धतियां हैं संयुक्त हिंदू परिवार की, है ना, जो कि हिंदू लॉ कानून के आधार पर उसको डिसाइड किया गया है। मिताक्षरा और दाय भाग, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है। एक व्यक्ति कंपनी में अंशधारियों की संख्या हो सकती है। अब आप बोलोगे कि सर एक व्यक्ति कंपनी किस प्रकार से हो सकती है? तो बिल्कुल, कंपनी अधिनियम ने यह सुविधा दी है कि एक व्यक्ति भी एक कंपनी का निर्माण कर सकता है, एक सदस्य भी उसका हो सकता है। तो एक व्यक्ति कंपनी में अंशधारियों की संख्या कितनी होगी? तो एक ही होगी। एक व्यक्ति है तो उसका अंशधारी कितना होगा? एक ही होगा।
वही उसका मालिक होगा। फिर है एक व्यक्ति कंपनी में दायित्व होता है, किसका होगा भाई? जब एक व्यक्ति कंपनी में एक ही अंशधारी है तो फिर उसका दायित्व किसका बनेगा? उस एक ही व्यक्ति का दायित्व बनेगा? नहीं, दायित्व किसका बनेगा? कंपनी का बनेगा। कंपनी अधिनियम ने उस दायित्व उसके ऊपर नहीं थोपा है, किसके ऊपर दिया है? कंपनी के ऊपर दिया है। लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता है, भाई लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता किस में? साझेदारी में। तो साझेदारी तो लाभ के बंटवारे के लिए ही बनाई गई है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में लाभ का बंटवारा होता है। एकाकी व्यवसाय कंपनी में भी लाभांश बांटा जाता है, लेकिन एकल व्यवसाय में या एकाकी व्यवसाय में लाभ पर अधिकार एक ही व्यक्ति का होता है। तो आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण किस व्यापार में होता है? सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण किस व्यापार में होता है? मतलब एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार, इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कंट्रोल जो व्यापार के ऊपर कौन से व्यवसाय के अंदर होता है? तो एकल व्यवसाय जो होता है, एकल व्यवसाय को हम बोल सकते हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ हो सकता है यदि वह सक्षम हो, पूर्ण रूप से सक्षम होगा तो वही नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर है निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है? एकल व्यापार की विशेषताएं तो बहुत सारी है। तो पहली विशेषता तो एकाकी स्वामित्व, ये उसकी विशेषता है। गोपनीयता, एक व्यक्ति बंद मुट्ठी लाख है, मतलब एक इसके पास जो मुट्ठी बंद है क्योंकि वो उसके हाथ में ही है, तो यदि वो उसके ऊपर बहुत सारा दायित्व होगा तो भी वो किसी को नहीं बताएगा, तो लोगों को गुमराह कर सकता है, गोपनीयता रख सकता है। अविभाजित जोखिम, जो रिस्क होगी, जोखिम होगी, वो अविभाजित, वो किसी के साथ में बांट नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता। ये सारी विशेषताएं एकाकी व्यापार की, लेकिन जो सीमित दायित्व है ये उसकी विशेषता नहीं है। क्यों? एकाकी व्यापार में दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का मिताक्षरा कानून कहाँ लागू होता है? अभी जैसे मैंने बताया था, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय दो प्रकार का होता है, एक मिताक्षरा और दूसरा होता है दाय भाग। तो मिताक्षरा व्यवसाय, जो मिताक्षरा कानून कहाँ लागू होता है? तो मिताक्षरा कानून, ये जो तीन हैं इनमें दाय भाग कानून लागू होता है। इनमें क्या लागू होता है? दाय भाग। ठीक है, और इन तीनों को छोड़ के मिताक्षरा कानून लागू होता है। प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मिताक्षरा कानून लागू होता है कहां पर? इन राज्यों को छोड़कर सभी जगह। तो फिर इन राज्यों में कौन सा कानून लागू होता है? तो दाय भाग वाला। फिर एक 32, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? जैसे हमने पढ़ा कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 बना है, उसी प्रकार से साझेदारी व्यवसाय के लिए एक कानून बना हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। उसमें जो कानून प्रावधान दिए गए उसके अनुसार इस पर कंट्रोल किया जाता है। 33 है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। जैसे एकल व्यापार में उस व्यापारी ही उस व्यापार का स्वामी होता है, कंपनी में अंशधारी उसके स्वामी होते हैं, लेकिन साझेदारी में साझेदार और साझेदारी फर्म, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच में स्वामी और अभिकर्ता का संबंध है। मतलब जो प्रत्येक साझेदार है वह फर्म का एजेंट है। जैसे एक सेठ है, सेठ का जो नौकर है, सेठ अपने नौकर को यदि कहीं वसूली करने के लिए भेज रहा है तो वो सेठ का एजेंट हुआ, मतलब सेठ की तरफ से कार्य कर रहा है। यदि सामने वाले को बोलेगा कि भाई मुझे पैसे दीजिए, सेठ ने मांगे हैं, मतलब वो सेठ का प्रतिनिधि हुआ। इसी प्रकार से जो साझेदार होते हैं, प्रत्येक साझेदारी में जो साझेदार है उस फर्म का एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। तो साझेदार का फर्म से संबंध कौन सा होता है? एजेंट, अभिकर्ता का संबंध होता है। फिर साझेदारी संलेख तैयार करना, तो एक साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, संलेख से होता है। संलेख मतलब साझेदारी के संचालन के नियम। अब साझेदारी का जन्म संलेख से, साझेदारी संलेख तैयार करना। अब यहाँ प्रश्न है, अनिवार्य है? तो इसका जन्म यदि संलेख से हो रहा है तो अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन नहीं, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। तो फिर यदि साझेदारी संलेख नहीं होगा तो इस पर कौन से कानून लागू होंगे? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 के, क्योंकि साझेदारी अधिनियम 1932 है वो इसी के लिए बनाया गया है। यदि साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं है
तो फिर वो अधिनियम के कानून लागू हो जाएंगे। सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सहकारी समिति में कम से कम तो 10 होते ही हैं, लेकिन अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। वो सीमित कैसी है? असीमित है। में सदस्यों की संख्या कैसी होती है? असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के कारण प्रोत्साहन मिलता है किसको? भाई सहकारी समितियां किसके लिए बनाई गई है? कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है, पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई है। उत्पादक से सीधा माल खरीद करके कमजोर वर्ग को, पिछड़े वर्गों को मदद की जाती है, तो ये कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है। फिर मध्यस्थों का तो उन्मूलन किया जाता है, पूंजीपतियों को तो जरूरत ही नहीं है मदद की, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जरूरत नहीं है, जरूरत किसको है? कमजोर वर्ग को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 37, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, ये कौन सी समिति का उद्देश्य है? अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सहकारी समितियां हमारे सामने दी गई है। तो कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं? पहला है उपभोक्ता सहकारी समिति, फिर है उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी विपणन समिति और सहकारी साख समिति। मतलब इस प्रकार अलग अलग समितियां होती है। अब हमारे सामने आ गया कि सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, तो बाजार का संबंध किससे है? विपणन से। विपणन मतलब मार्केट, ठीक है। तो हमारा आंसर किससे आ गया? सहकारी विपणन समिति। फिर है सहकारी समितियों का पंजीयन होता है, तो भाई सहकारी समितियों का पंजीयन कैसा अनिवार्य है, वांछनीय है या आवश्यक नहीं है? तो सहकारी भाई एकाकी व्यापार के लिए कोई प्रावधान नहीं है, साझेदारी का पंजीयन जरूरी नहीं है, कंपनी का जन्म तो कानून के द्वारा ही होता है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन सहकारी समितियां जो है, सहकारी समितियों का पंजीयन होता है ना, तो ये अनिवार्य है। सहकारी समितियों का जो पंजीयन ये अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है। अब अभी जैसे हमने कंपनियों में दो प्रकार मुख्य रूप से हमने देखे कि एक प्राइवेट होती है, दूसरी पब्लिक होती है। तो पब्लिक मतलब सार्वजनिक कंपनी, तो सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है, स्थायी अस्तित्व इसकी विशेषता है। सार्वमुद्रा कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, एक पहचान की सील होती है, ये भी उसकी विशेषता है। सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण होता है, ये भी उसकी विशेषता है। तो उसकी विशेषता नहीं है कौन सी? असीमित दायित्व। कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है, तो असीमित दायित्व ये उसकी विशेषता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी के लिए वैधानिक सभा कब बुलाई जाती है? भाई कंपनी, तो कंपनी में कंपनी सचिव होता है सभाओं का आयोजन करने के लिए। तो सार्वजनिक कंपनी की जो सभा है, वैधानिक सभा, इस कब बुलाई जाती है? तो 6 माह में, प्रति 6 माह में एक उसकी वैधानिक सभा बुलाई जाती है। फिर है इस तरह की कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है। भाई दो प्रकार की कंपनी हम मानते कर चल रहे हैं कि एक प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। तो अभी हमने देखा कि सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण होता है, तो फिर हमारे सामने इसका जवाब मिल गया कि निजी कंपनी में अंशों के प्रश्न क्या है कि किस तरह की कंपनी के अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है? अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है, तो सार्वजनिक कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है, निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। ठीक है। फिर है दायित्व के दृष्टिकोण से साझेदारों के प्रकार होते हैं। भाई साझेदार के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कौन सा दृष्टिकोण दिया है उन्होंने? दायित्व के दृष्टिकोण के आधार पर तो दो प्रकार का दायित्व होता है, एक सीमित और दूसरा असीमित। तो इस आधार पर दो प्रकार के साझेदार होते हैं, सीमित और दूसरा असीमित। फिर ये साझेदारी सल्लेख के अभाव में प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि वह हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में करे, श्रम के अनुपात में करे, आयु के अनुपात में करे या फिर समान अनुपात में करे। फिर जब साझेदारों के बीच में साझेदारी सल्लेख नहीं हुआ है, मतलब उनके बीच में किसी प्रकार की कोई शर्तें तय नहीं हुई है या कोई समझौता नहीं हुआ है, उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हो जाता है। और वो अधिनियम ये बोलता है कि जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो तो उनके बीच लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा।
न तो पूंजी अनुपात में, न श्रम अनुपात में, न आयु अनुपात में। किस अनुपात में होगा? समान अनुपात में होगा। 44 प्रथम सेवा फिर लाभ, पहले सेवा और फिर लाभ, ये किसका सिद्धांत है? सहकारिता का। सहकारिता अलग अलग सिद्धांतों पर काम करती, एक व्यक्ति एक वोट, प्रथम सेवा फिर लाभ, ये उसके सिद्धांत है सहकारिता, क्योंकि वो अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए ही बनाई गई है। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी 1956 में लागू हुआ है। जैसे कंपनी अधिनियम 1956 बना है, उसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना हुआ है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? एकल व्यापार में एकाकी व्यापार का दायित्व असीमित होता है, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी में जो सदस्यों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है, उनके द्वारा जो खरीदे गए अंश है वहीं तक उसका दायित्व बनता है। ठीक है, तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? सरकारी कंपनी कब कहेंगे? तो किसी भी कंपनी के जो अंश होते हैं, अंश में 51% शेयर यदि प्राइवेट हाथों में होंगे, निजी हाथों में होंगे, तो वो निजी कंपनी मानी जाएगी। और यदि 50 से ऊपर 51% शेयर सरकार के हाथ में है तो सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होना चाहिए? तो 51% से मतलब 50% से अधिक, मतलब कम से कम 51% शेयर सरकार के पास होंगे तो वो कंपनी कौन सी मानी जाएगी? सरकारी कंपनी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अंश जिन पर लाभांश पूर्व निर्धारित होता है। भाई अंश दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरे पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार मतलब जिनको समता अंश से पहले लाभांश भी दिया जाता है और पूंजी भी दी जाती है, पूर्वाधिकार होता है। तो ऐसे अंश जिन पर लाभांश पूर्व निर्धारित होता है वह होते हैं पूर्वाधिकार अंश। अगला है, कंपनी की सभा के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। तो भाई वास्तव में कंपनी का स्वामी कौन होता है? अंशधारी, मतलब समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और उन्हें कंपनी के प्रत्येक मामले में प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है। अब जो ऋण पत्रधारी होता है वो तो ऋण लेनदार है, उसको ब्याज से मतलब उसने कंपनी को ऋण दिया हुआ है तो उसको अधिकार नहीं होता है। किसको अधिकार होता है? समता अंशधारी को, इसलिए बी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक वित्त कितने प्रकार का होता है? तो व्यवसाय में जो वित्त उपलब्ध होता है या व्यवसाय के द्वारा जो वित्त जुटाया जाता है, व्यापार करने के लिए वित्त की जरूरत होती है। हमने पढ़ा भी है कि वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। जैसे हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए रक्त की आवश्यकता है, सॉरी वित्त की आवश्यकता है। तो यहाँ पर व्यवसाय में जो वित्त उपलब्ध किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कहीं से भी अरेंज किया जाता है, तो वो 3 तरह का होता है। एक अल्पकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा दीर्घकाल। ऐसे ऐसे समय की अवधि के आधार पर 3 भागों में उसको बांटा जाता है। तो व्यावसायिक वित्त कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो ये 50 क्वेश्चन मतलब आधा हो गया हमारा आज का। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि चौहान एकेडमी खंडवा का जो यूट्यूब चैनल है, इसका सारा कंटेंट्स फ्री है, आप कितनी बार भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो इसका ऐप बना हुआ है, चौहान एकेडमी खंडवा का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उस पर भी सारा कंटेंट्स फ्री है। वहाँ पर भी आप इसको, ये जितने भी इसके PDF नोट्स है उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए हर एक यूनिट, हमारे जितने भी सिलेबस की जो हमने देखा है कि अभी हमारे पास 2 महीना है, 2 महीना मतलब 60 दिन, और इन 60 दिनों में हम हर एक सब्जेक्ट को 15-15 दिन में बांट दिया। 11th बिजनेस 15 दिन के बाद में 12th बिजनेस 15 दिन, 11th अकाउंट 15 दिन और 12th अकाउंट 15 दिन, इसे 15 चौक 60। और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हम ला सके, अधिकतम हम 100 लेकर आएंगे और जितने भी कोशिश करेंगे कि परीक्षा के हिसाब से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हमारा ना छूटे। ये जो मैं ले कर आ रहा हूँ कंटेंट, कई बार होता है कि बच्चे कहीं जगह से पढ़ते हैं तो कई लोगों को लगता है कि यहाँ का होगा,
तो ये हमारे पास हम जितनी भी 11th 12th में आपने जितनी भी बुक्स से पढ़ा है उन सारी बुक के ये ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कई अनुभवी लोग बोलते हैं ना कि भाई जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा जो पिछली बार जिन्होंने चयन परीक्षा दी थी 2018 में हुई थी, मध्य प्रदेश में जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें जो पेपर में तो कई बच्चों ने देखा कि ज़्यादातर जो सिलेबस जो 11th 12th से ही क्वेश्चन पूछे गए थे और एनसीईआरटी की बुक से और इन बुक्स के पीछे के ऑब्जेक्टिव ही आए थे। तो हमने ये कोशिश करी है कि 11th 12th में जितनी भी मार्केट में बुक्स चलती है और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन बुक्स के पीछे जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव और पार्ट के बीच के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ। ये कहीं का भी कंटेंट नहीं है और ये हमने खुद बनाया हुआ कंटेंट है। मतलब अलग अलग बुक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कलेक्ट किया हुआ खुद बनाया हुआ कंटेंट है और हमने पढ़ा हुआ कंटेंट है। ठीक है, और पिछले जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का ये अनुभव रहा है कि उसमें ज़्यादातर परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो इन्हीं के पीछे के ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हीं के बीच में से पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आप लोग पात्रता परीक्षा में 120 में से 120 नंबर लेकर के आए। ठीक है, ये तो पढ़े ही, साथ में आप लोगों के पास और कुछ मटेरियल तो आप पढ़ सकते हैं। तो मार्केट में तो बहुत सारे, आज तो सोशल साइट्स का ज़माना है, तो ढेरों लोग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे रहे होंगे, पीडीएफ आपको मिल रहे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी कोशिश हमारी ये भी है, हम भी आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं और ये सारा कंटेंट्स फ्री है, आप कभी भी कितनी बार भी ये देख सकते हैं। हाँ, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को कहें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 51। कंपनी को अस्तित्व में लाने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? तो कंपनी का जो निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी के निर्माण का पहले विचार आता है, उस विचार को फिर जमीनी लेवल पर उतारा जाता है, संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये सब काम करने वाले कौन होते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। तो कंपनी को अस्तित्व में लाने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रवर्तक। ये तो सब बाद में बनते हैं ये। फिर है, सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? जैसे पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है, उसी प्रकार से सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 7 होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी में अवयस्कों को साझेदार बनाया जा सकता है क्या? इस साझेदारी में पहला प्रश्न है, तो साझेदार कौन हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति में भी 2 प्रकार के होते हैं, वयस्क और अवयस्क। तो क्या अवयस्कों को हम साझेदार बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन केवल लाभ के लिए बना सकते हैं, क्योंकि अवयस्क कोई निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको हम लाभ के लिए साझेदार बना सकते हैं। 54, एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। जैसे मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि कंपनी के समामेलन के तुरंत बाद एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी समामेलन के तुरंत बाद अपने व्यापार का प्रारंभ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको पहले प्रविवरण जारी करना पड़ता है। प्रविवरण में उसको न्यूनतम अभिधान प्राप्त होना चाहिए। मतलब एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिधान प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब जितने अंशों का निर्गमन किया है तो उसका 90% यदि उसके अंशों को नहीं खरीदा जाता तब तक वो अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते। फिर ये व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो भाई व्यावसायिक संगठन तो निजी क्षेत्र के भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के भी होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के भी होते हैं, मतलब सभी प्रकार के होते हैं। उपरोक्त सभी, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, ज्वाइंट सेक्टर भी होता है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। निजी क्षेत्र को किन किन भागों में बांटा जा सकता है? तो निजी क्षेत्र निगमित भी होते हैं और गैर निगमित भी होते हैं, मतलब कंपनी फॉर्म में भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आएगा। इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र का भी किन किन भागों में बांटा जा सकता है? तो उसको भी हम निगमित क्षेत्र में बांट सकते हैं और गैर निगमित क्षेत्र में बांट सकते हैं। अगला है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है।
यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं ही कर सकता है, तो यह कथन किसका है? जैसे एक पहले आया था कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वश्रेष्ठ किसका नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो एकाकी व्यापार का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर वही आ गया कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का स्वयं प्रबंध कर सकता है। ये परिभाषा है विलियम आर बेसेट ने कहा है। ठीक है, विलियम आर बेसेट के द्वारा ये परिभाषित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस प्रकार की क्रिया करना पड़ती है? तो हर एक इंसान के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं की जाती है, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। तो उसको जीविकोपार्जन के लिए किस प्रकार की क्रिया करना पड़ती है? उसको आर्थिक क्रिया करना पड़ती है, पैसा कमाने के लिए क्रियाएं करना पड़ती है। एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो एकल स्वामित्व किस लिए काम कर रहा है? अर्थ के लिए काम कर रहा है, तो आर्थिक क्रिया होगी उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। एकल स्वामित्व की हानि खालिस्तान की जाती है तो नहीं बांटी जाती है। तो एकल स्वामित्व में चाहे लाभ हो या हानि हो, उस पर अधिकार एकाधिकार होता है, मतलब उस एक ही व्यक्ति का होता है। इसलिए लाभ होगा तो उसी का, वो भी नहीं बांटा जाएगा, और हानि होगी तो वो भी नहीं बांटी जाएगी। एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन कैसा होता है? तो भाई अस्थिर है, इंसान पानी के बुलबुले के जैसा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो एकल व्यापारी का जो व्यवसाय है वो कैसा है? अस्थिर है, वो मर गया तो व्यवसाय उसका बंद हो जाएगा। फिर है शीघ्र निर्णय एकल व्यापार की आवश्यकता। शीघ्र निर्णय ये एकल व्यापार की जो आवश्यक विशेषता है, बिल्कुल है। एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है तो तुरंत निर्णय ले सकता है, ऑन द स्पॉट निर्णय ले सकता है, मतलब शीघ्र निर्णय ले सकता है वो। फिर है हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के संगठन को किन भागों में बांटा जा सकता है? तो दो प्रकार है इसके, पहले हम पढ़ चुके मिताक्षरा और दाय भाग, मतलब सी आंसर आएगा दोनों। फिर है हिंदू अविभाजित परिवार में सामान्य संपत्ति में कुल शामिल है पैतृक संपत्ति, मतलब जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसके द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है तब उनके पास में संपत्तियां भी होगी। तो उनकी सामान्य संपत्तियों में क्या क्या शामिल है? पैतृक संपत्ति, बिल्कुल पैतृक संपत्ति मतलब जो वंशानुगत संपत्ति मिलती है वो। पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति, भाई पैतृक संपत्ति की मदद से और कुछ संपत्ति बनाई होगी तो वो भी उसमें आ जाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया है, किसी सदस्य की कोई व्यक्तिगत संपत्ति हो उसे यदि परिवार की संपत्ति में शामिल कर लिया गया है तो वो भी उसी में आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हिंदू पारिवारिक सदस्यों के दायित्व कैसे होते हैं? भाई हिंदू परिवार व्यवसाय में दो प्रकार के लोग, एक कर्ता होता है और दूसरे होते हैं सदस्य। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, लेकिन सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। उस परिवार की संपत्तियों में उस सदस्य का जितना हिस्सा होगा उतना उसका दायित्व होगा। फिर है सदस्यों को पारिवारिक व्यवसाय के अलग संपत्ति रखने का अधिकार है या नहीं है? ये जो सदस्य है हिंदू अविभाजित परिवार में, तो परिवार जो हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय की जो संपत्ति है उसके अतिरिक्त तो वो सदस्य कोई संपत्ति रख सकता है या नहीं? तो बिल्कुल रख सकता है, ये अलग संपत्ति हो सकती है। खालिस्तान के अनुसार साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी या सेवाएं लगाई है। खालिस्तान के अनुसार मतलब यहाँ पर तीन लोग हैं, उन्होंने उनमें से किसने ये बात कही है कि साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से पूंजी आपस में लगाई है। तो ये किसने परिभाषा दी है? किम्बाल एवं किम्बॉल के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। फिर है साझेदारी के प्रबंधकीय अवगुण निम्न में से कौन से हैं? अवगुण मतलब साझेदारी के दोष। तो सदैव संघर्ष और मतभेद की संभावना रहती है। भाई जहां दो लोग मिल गए तो दोनों के विचार होंगे अलग, मतलब मतभेद तो हो गई, तो ये भी उसका अवगुण है। असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना, भाई प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा है? असीमित है, ये भी उसका दोष है। शीघ्र निर्णय का अभाव,
4 साझेदार हैं, 2 साझेदार है, 50 साझेदार है, तो सभी से पूछना पड़ेगा, मतलब निर्णय आप शीघ्र नहीं ले सकते, ये भी उसका दोष है। मतलब आंसर क्या आ गया हमारा? सभी। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी सल्लेख के अनुपस्थिति में साझेदार को उसके ऋण पर खालिस्तान वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। जैसे हमने पहले देखा है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, सल्लेख से होता है, और यदि साझेदारों के बीच में ऐसा किसी प्रकार का कोई अनुबंध या सल्लेख न हो, ऐसी कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। अब जब साझेदारों के बीच में समझौता नहीं होता है, तब उसमें कुछ 5 नियम है। पहला कि लाभ का विभाजन बराबर बराबर होगा। जो लाभ का विभाजन कैसा होगा? बराबर बराबर होता है, समान अनुपात में होगा। ये प्रश्न पहले था। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई साझेदार यदि अपनी पूंजी पर ब्याज मांगता है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, तीसरी जो बात है वो है, यदि कोई साझेदार ऋण देता है, फर्म को ऋण देता है, तो उसके ऋण पर उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% ब्याज दिया जाएगा ऋण पर, ठीक है। और प्रत्येक साझेदार साझेदारी के संचालन में भाग ले सकता है। किसी भी साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। वेतन या पारिश्रमिक, यदि कोई साझेदार बोलता है कि मैंने ज्यादा काम किया है तो मुझे वेतन दिया जाए, पारिश्रमिक दिया जाए, तो वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये सारी बातें जो है साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होती है। ये सारी बातें साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होती है। तो हमारा जो प्रश्न था, साझेदारी सल्लेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। मतलब आंसर आ गया ए। फिर है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम कब पास हुआ? सीमित दायित्व, भाई साझेदारी में तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, लेकिन एक साझेदारी सीमित भी होती है, जिसमें साझेदार का दायित्व सीमित हो सकता है। तो उसके लिए कानून कब बना है? 2008 में, कि वो एक सीमा तक दायित्व को स्वीकार कर सकता है। खालिस्तान से हमारा अभिप्राय एक समझौते से है, जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है। मतलब यहाँ पर साझेदारी सल्लेख से हमारा अभिप्राय, साझेदारी के पंजीयन से हमारा अभिप्राय, मतलब इसमें ये दोनों में से क्या शब्द आएगा कि जिसका अर्थ होता है समझौता। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, समझौता मतलब सल्लेख या अनुबंध। फिर है, निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है? तो एक फर्म साझेदार नहीं हो सकती, एक कंपनी साझेदार नहीं हो सकती। कौन बन सकता है? केवल एक व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। ऐसे साझेदार को क्या कहते हैं? जो न तो पूंजी लगाता है और न ही लाभ हानि में हिस्सा लेता है और न ही व्यवसाय के संचालन में कोई भूमिका निभाता है। तो ऐसे साझेदार को हम क्या कहेंगे? नाम मात्र का, प्रदर्शन द्वारा सीमित या अवयस्क। ऐसा साझेदार होता है नाम मात्र का। वो न तो पूंजी लगा रहा है, न ही कोई लाभ हानि में हिस्सा ले रहा है और न ही व्यवसाय संचालन में कोई भूमिका लेता है। ऐसे साझेदार को केवल नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है, कि केवल उसके नाम लेने से ही फर्म की यदि वैल्यू बढ़ रही है तो केवल उसको नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन, वैसे तो साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, और यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कौन जारी करता है? फर्मों का जो रजिस्ट्रार है वह उसका रजिस्ट्रेशन जारी करता है। फिर निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता? सक्रिय साझेदार, निद्रालु साझेदार, गुप्त साझेदार या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ऐसे अलग अलग साझेदारों के प्रकार होते हैं। तो सक्रिय मतलब जो कि फर्म के हर एक एक्टिविटी में भाग ले रहा है, वो सक्रिय हो गया। निद्रालु मतलब जो फर्म की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले रहा है। तीसरा होता है गुप्त, मतलब कि वो फर्म में साझेदार है लेकिन लोगों को नहीं पता रहता है कि वो साझेदार है। और एक होता है प्रदर्शन द्वारा, कि वो फर्म में न तो उसने पूंजी लगाई है, न ही वो फर्म में साझेदार है, लेकिन वो बाहरी दुनिया को, लोगों को बताता है कि मैं इस फर्म का साझेदार हूँ। प्रदर्शन करता है, लोगों को दिखावा करता है।
तो ऐसा साझेदार होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार, और ये पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता। फिर है खालिस्तान से हमारा अभिप्राय लोगों को उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। तो सदस्यों की भलाई के लिए तो सहकारी समितियां ही है, बाकी तो कोई अपने सदस्यों की भलाई नहीं चाहता। फिर खालिस्तान के अनुसार सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें लोग मानव के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, तो एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? एच कलवर्ट ने दी है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एच कलवर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला है अपने सदस्यों को रिहायशी मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य किस समिति का है? समिति आ गई, मतलब अब रिहायशी मकान का संबंध गृह समिति से। समिति अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे एक पहला प्रश्न आया था कि बाजार उपलब्ध कराने वाली तो विपणन समिति, तो गृह उपलब्ध रिहायशी मकान उपलब्ध कराने वाली गृह समिति हो गई। सहकारिता के मुख्य सिद्धांत प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए को किस व्यावसायिक संगठन में माना जाता है? तो सहकारी समिति में। भाई सहकारिता तो अलग अलग सिद्धांतों पे काम करती, एक व्यक्ति एक वोट, फिर एक और कौन सा था? प्रथम सेवा, फिर लाभ, और तीसरा सिद्धांत फिर आ गया प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए। ये सब किसके सिद्धांत हैं? सहकारिता के सिद्धांत हैं। फिर है ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये किसकी विशेषता है? कंपनी की विशेषता है। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, सभी व्यावसायिक संगठन। कंपनी नहीं है तो हम किसको मानेंगे? सहकारी समिति। इसका भी अपना एक अलग पृथक अस्तित्व होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है। एकल स्वामित्व में भी पंजीयन नहीं होता, साझेदारी में भी पंजीयन नहीं होता, लेकिन सहकारी समिति में पंजीयन होता है, इसलिए उसका अपना एक अलग पृथक अस्तित्व होता है। सदस्य आते जाते रहते लेकिन समिति हमेशा बनी रहती है। निम्न में से कौन सी सहकारी समितियों की सीमा नहीं है? सीमा मतलब उसका दोष नहीं है। पूंजी की कमी, ये उसका दोष है। अकुशल प्रबंध, ये भी उसका दोष है। नगद विक्रय, ये भी उसका दोष है। आर्थिक विकेंद्रीकरण, ये उसका लाभ है। यहां पर अर्थ बांटा जाता है, विकेंद्रित होता है, मतलब सदस्यों के बीच में लाभ बट रहा है, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण ये उसका लाभ है, उसका दोष नहीं है। सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, सहकारी विपणन समिति, ये प्रश्न पहले आ चुका है। फिर ये निम्न में से कौन सा सहकारी समितियों का लाभ नहीं है? अब हमें बताना है कि उसका दोष क्या है। तो ये स्थायित्व, ये उसका लाभ है। प्रजातांत्रिक प्रबंध होता है, ये भी उसका लाभ है। टैक्स फ्री होता है, ये भी उसका लाभ है। लेकिन सहकारी समितियों में ज्यादातर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, ये उसका क्या है? ये उसका दोष है। तो लाभ नहीं है राजनीतिक हस्तक्षेप। फिर है सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो जिस प्रकार से साझेदारी के लिए 1932, कंपनी के लिए 1956, उसी प्रकार से सहकारी समिति अधिनियम कब बना है? 1912। सहकारी समिति अधिनियम बहुत पुराना है, 1912 का है। खालिस्तान के अनुसार एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा इसके द्वारा दी गई है, न्यायाधीश जेम्स के अनुसार ये इसको परिभाषित किया गया है। एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है 87, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 62 के अनुसार खालिस्तान कंपनी से हमारा आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सदस्य हो सकता है। एक व्यक्ति कंपनी, पहले क्वेश्चन आया था एक व्यक्ति कंपनी में दायित्व तो कंपनी का होता है, एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य एक ही हो सकता है, तो ये कौन सा है? एक व्यक्ति वाली कंपनी। ठीक है। फिर है जिस ढांचे में स्वामित्व प्रबंध में अलगाव होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब स्वामित्व प्रबंध अलग अलग होते हैं, वो होती है कंपनी। ठीक है, स्वामित्व और प्रबंध दोनों अलग अलग, वो किस में होता है? कंपनी में होता है। सहकारी समितियों में भी होता है, पहले था एक क्वेश्चन। 89 है निम्न में से कौन सा कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? मतलब उसकी दोष बताना है। भाई अधिक वित्तीय साधन कंपनियों में होते हैं, कुशल प्रबंध कंपनी में होता है,
सदस्यों का दायित्व सीमित ये कंपनी में होता है, ये सब इसके लाभ है। तो उसका हमें लाभ नहीं बताना है, तो लाभ नहीं है। निर्माण में कठिनाई भी, कंपनी का निर्माण या कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, और कानून के द्वारा होना मतलब कठिन है, तो निर्माण में कठिनाई, पहला आंसर हो गया उसका। सार्वजनिक कंपनी के लिए चुकता अंश पूंजी खालिस्तान निर्धारित की गई है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 का आंसर आ जाएगा डी। फिर है निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी, इसके लिए भी आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर है एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन किसके द्वारा किया जाता है। भाई संयुक्त पूंजी कंपनी, ये कंपनी की पूंजी तो संयुक्त ही होती है, तो जो कंपनी के जो संचालक मंडल का चयन किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा नहीं होता, सरकार के द्वारा नहीं होता, कर्मचारियों के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा किया जाता है, अंशधारियों के द्वारा संचालक मंडल का चयन किया जाता है। फिर है सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर कितनी है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 3 होती है, 93, ठीक है, 3 होती है। फिर है अंशों के प्रकार कितने होते हैं, तो अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश होते हैं। एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है, भाई कंपनी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला जो प्रलेख है वो होता है पार्षद सीमा नियम, क्योंकि ये इसमें कंपनी के निर्माण का उद्देश्य होता है। ये पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। फिर यह कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो भाई अंशधारी वास्तव में कंपनी का क्या होता है, स्वामी होता है। ऋण पत्रधारी लेनदार होता है। फिर है कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र कहाँ भेजा जाता है, ये कंपनी, हम कंपनी का ये नाम रख रहे हैं, तो उसकी स्वीकृति का प्रार्थना पत्र कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जहां कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर है पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर, पूर्व अधिकार मतलब पूर्वाधिकार अंशों के ऊपर लाभांश की दर निश्चित होती है। समतांशधारियों को लाभांश देना उसकी दर कोई निश्चित नहीं होती, फिक्स भी नहीं होता, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की दर फिक्स होती है, एक निश्चित दर से दिया जाता है। फिर है पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होती है, तो सारणी F मतलब टेबल F, जब कंपनी पार्षद अंतर नियम नहीं बनाती है तो उस समय तालिका या टेबल F के नियम लागू हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है, निरंतरता, एकल स्वामित्व में एक व्यापारी की मृत्यु होने के बाद व्यापार बंद हो सकता है, साझेदारी का विघटन कभी भी हो सकता है, लेकिन कंपनी का जन्म कंपनी विधान द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, और इसका अंत भी कानून के द्वारा होता है। इसमें सदस्यों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन ये हमेशा निरंतरता रहता है इसका, ठीक है। तो इसका लाभ हमें किस में मिलता है, कंपनी में। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे ये हो गई सेकंड यूनिट। ऐसे यदि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे तो बिल्कुल 100% हम बोल सकते हैं कि आप 120 में से 120 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी एवरीडे एक वीडियो 100 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए लेकर के आए, उसके लिए कोशिश जारी रहेगी। और आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे वीडियो अपलोड होगा, यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो कल नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए